हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो दिन भर की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले बताएंगे भारत को मिला पाकिस्तान पर हमले का इशारा, साथ आई दुनिया। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां बच कर रहे चीन और पाकिस्तान, आने वाली है प्रलय, मोदी सरकार ने उठाया सबसे बड़ा कदम। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दमखम ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के गुरुद्वारा में पीएम मोदी का जन्मदिन पर प्रार्थना हुई। जी हां दोस्तों, सिखों ने दीर्घायु होने की कामना की, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गया तहलका और दुनिया लगी देखने। साथ ही साथ दोस्तों सारी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बच कर रहे चीन और पाकिस्तान, आने वाली है प्रलय, मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी मारक क्षमता को बढ़ावा देते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर तैनाती के लिए भारतीय सेना के प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसकी सीमा क्रमशः चीन और पाकिस्तान से लगती है, यानी कि अब अगर चीन और पाकिस्तान ने भारत की ओर आंख उठाकर देखा तो उन्हें मुंह की खाना निश्चित है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के साथ लंबे समय से रिश्ते अच्छे नहीं है, जबकि चीन के साथ पिछले 3 साल से बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। जी हां, रक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा फैसला है, क्योंकि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों के एक रेजिमेंट हासिल करने के प्रस्ताव को हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच लक्ष्य को हिट कर सकती है। सेना इन मिसाइलों को पारंपरिक हथियारों के साथ तैनात करेगी और सामरिक भूमिकाओं में उनका इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों को खरीदने का फैसला सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए इसी तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद लिया गया है। जी हां दोस्तों, चलते और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के गुरुद्वारे में पीएम मोदी के जन्मदिन पर हुई प्रार्थना, सिखों ने दीर्घायु होने की कर दी कामना। जी हां, कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बधाई का दौर जारी रहा। कई जगह तो उनकी लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना भी की गई। गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद सभी जगह उनके लिए लोगों ने दुआएं मांगी। इसी क्रम में कल पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में सिखों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रार्थना की। इस मौके पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। उनके साथ करीब 288 श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेका और शाम करीब 5 बजे तक वापस लौट आए। इस दौरान सभी ने पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज हमने कॉरिडोर यानी करतारपुर के माध्यम से करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का दौरा किया। ये हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका था। ये दोनों देशों के लिए बड़ी बात है। पीएम की लंबी उम्र और भारत की समृद्धि के लिए पाकिस्तान के गुरुद्वारे में अरदास हुई। दोनों देश खुश होंगे। इस गलियारे ने एक मील का पत्थर हासिल किया है। सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर की इच्छा पूरी हुई है। उनका कहना है कि सिख समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर इस पवित्र स्थल से प्रार्थना करना एक अद्भुत एहसास था। दोस्तों, ऐसे में गौर करने वाली बात है कि ये अरदास कहीं और नहीं, ये प्रार्थना कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के गुरुद्वारे में की गई है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन विश नहीं किया था वो कमेंट के माध्यम से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मोदी जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जब ये बात जन्मदिन की चली रही तो आपको बता दें, इटली पीएम ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। G20 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनका काफी ज्यादा वीडियो हुआ था वायरल, आप सभी जानते होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दुनिया के तमाम नेताओं ने उनको बधाई दी। लेकिन दोस्तों, इसमें इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। और दोस्तों, ये इटली की पीएम सबसे ज्यादा खास इसलिए क्योंकि पीएम मोदी के साथ में इनकी काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हुई है, जो अभी बीते G20 में मुलाकात हुई थी। ऐसे में दोस्तों बता दें कि पीएम मोदी को भेजे गए जन्मदिन की शुभकामना के साथ मोदी मेलोनी की केमिस्ट्री नई ऊंचाइयों को छूती नजर आ रही है। इससे पहले नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में उनकी यात्रा, उनकी मित्रता ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था, जिनमें वो पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाते और बातें करती दिखाई दी है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां मणिपुर में सेना के जवान को घर से किया गया था किडनैप, अब बरामद हुआ गोलियों के साथ छलनी शव। जी हां दोस्तों, पूर्वी इम्फाल जिले में रविवार 17 सितंबर को भारतीय सेना के एक जवान का शव मिला। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ हथियारबंद लोगों ने उस सेना के जवान का अपहरण कर लिया था। पुलिस अधिकारी के अनुसार सेना का वो जवान छुट्टी पर अपने घर आया था, जहां से उसका
अपहरण कर लिया गया। उसका नाम सरटो थांग कोम था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 3 हथियारबंद लोगों ने शनिवार यानी 16 सितंबर को बंदूक की नोक पर डिफेंस सर्विस कोर के 49 वर्षीय सरटो थांग कोम का इम्फाल पश्चिम जिले के हैप्पी वैली के तारुंग स्थित उनके घर से अपहरण कर लिया गया। उनका गोलियों से छलनी हुआ शव रविवार को इम्फाल पूर्वी जिले के खुनिंग थेक गांग पूर्व में पाया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां भारत को मिला पाकिस्तान पर हमले का इशारा और साथ में भारत की आई दुनिया। जी हाँ, पाकिस्तान की पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर फैलाया गया प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। कभी पाकिस्तान के करीबी रहे संयुक्त अरब अमीरात ने भी मान लिया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नहयान ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोस्तों पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर पीओके को पूरे तरीके से भारत का हिस्सा बताया गया है, जो रियलिटी भी है। आपको बता दें कि इस नक्शे को जारी करने के बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया। पाकिस्तान ने इस पर अब जवाब मांगा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको हम अभी की बता रहे हैं जहां पर इस नक्शे पर पाकिस्तान ने जवाब मांगा है। जी हाँ, पाकिस्तान अपने हर मौसम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से बौखला गया है। आए दिन यूएई से उधार मांगने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूएई से पीओके को भारत का हिस्सा बताने पर जवाब मांगा है। हालांकि यूएई ने उसकी आपत्ति को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। यहाँ तक कि 2019 से ही पाकिस्तान के लिए बेचैनी का सबब बने अनुच्छेद 370 को भी यूएई ने भारत का अंदरूनी मसला बताते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान रुख से पल्ला झाड़ लिया है। असल में यूएई के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नहयान ने 10 सितंबर को एक वीडियो जारी किया जिसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का नक्शा दिखाया गया था। इस नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इसके अलावा अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। दरअसल यूएई के डिप्टी पीएम ने वीडियो में जो भारत का नक्शा दिखाया वो भारत का आधिकारिक नक्शा है। हालांकि इस आधिकारिक हिस्से में शामिल भारत के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान और चीन का अवैध कब्जा है। दोस्तों, आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादित हिस्सों को किसी भी देश का हिस्सा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है कि पाकिस्तान को एक इस्लामी देश के तौर हर तरह की मदद करने वाले यूएई ने कश्मीर के मसले पर भारत के पक्ष को स्वीकारते हुए इसे भारत का हिस्सा माना है। इससे पहले सऊदी अरब भी पीओके को भारत का हिस्सा मान चुका है। हालांकि सऊदी अरब श्रीनगर में हुई G20 की बैठक में पाकिस्तान की आपत्ति के चलते शामिल नहीं हुआ था। अब आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर यूएई से सवाल जवाब किया और सवाल का तगड़ा वाला जवाब मांगा है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाने वाला कोई भी नक्शा कानूनी रूप से अस्थिर और तथा तथ्यात्मक रूप से गलत है। हमें उम्मीद है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार इन तथ्यों पर उचित ध्यान देंगे और इसका उचित ब्यौरा देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से ब्यौरा मांगा गया है सऊदी के पड़ोसी यूएई से। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का हमेशा साथ देने वाला चीन, उसका हमसफर ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस मामले पर। जी हाँ, G20 की बैठक के दौरान जब IMEC को पेश किया गया था तो चीनी पीएम ली कियांग दिल्ली में ही थे। हालांकि चीन की तरफ से IMEC के नक्शे पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, जबकि अक्साई चीन को इसमें भारत का हिस्सा दिखाया गया है। चीन ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि इलाके पर चीन का अवैध कब्जा है। जी हाँ, IMEC को पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है। इस समझौते से एक तरफ जहां पाकिस्तानी चीन आर्थिक गलियारे की अहमति कम होगी, वहीं दूसरी तरफ यूरोप व मध्य पूर्व में चीन का प्रभाव कम होने से भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव और उसके साथ अपने करीबी संबंधों की वजह से अब तक लाभ की स्थिति में रहा है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां लेकिन इस नक्शे के लिए थैंक यू यूनाइटेड अरब अमीरात जरूर कहिएगा दोस्तों और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा एक भारतीय होने के नाते। चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूरोप के इस छोटे से देश में चीनी विदेश मंत्री से गुपचुप मिले अमेरिकी से आखिर क्या हुई बात आपको बता दें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने पिछले 2 दिन में भूमध्य सागर के द्वीपीय देश माल्टा में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि इस मुलाकात का उद्देश्य ऐसे वक्त में जिम्मेदारी पूर्वक संबंध बनाए रखना है जब प्रतिद्वंदी ताकतों के बीच तनावपूर्ण संबंध और परस्पर संदेह का माहौल हो। उसने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने स्पष्ट, ठोस और रचनात्मक चर्चा की। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश संवाद की गुंजाइश बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल में G20 शिखर सम्मेलन में भारत की यात्रा के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली किंग से बातचीत की थी। बाइडेन ने प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, वियतनाम और अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर काम किया है। हालांकि उन्होंने गत रविवार को वियतनाम की राजधानी हनोई में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन गठबंधन का अभिप्राय है चीन के साथ शीत युद्ध से नहीं है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आखिर चीनी विदेश मंत्री का अमेरिकी एनएसी से मिलना कहीं ना
कहीं किन्हीं और अटकलों को भी पनाह दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां रशिया में 6 दिन रहकर वापस लौटे किम जोंग उन। ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, गुड बॉय गिफ्ट के रूप में मिली ये चीजें आपको बता दे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रशिया की 6 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन से मंगलवार को रशिया के पूर्वी क्षेत्र व्लादिवोस्तोक पहुंचे थे। रशिया की सरकारी मीडिया एजेंसी RIA ने बताया कि रविवार को किम को विदाई दी गई। जी हां, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनको रशिया की यात्रा पर एक क्षेत्रीय गवर्नर से उपहार के रूप में 5 कामिकाजे ड्रोन, 1 जेरान, 25 टोही ड्रोन, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट और थर्मल कैमरों द्वारा पहचाने न जाने वाले विशेष कपड़े मिले हैं। जी हां, शनिवार को किम जोंग ने व्लादिवोस्तोक में रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की, जहां उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम समेत अत्याधुनिक हथियारों का निरीक्षण किया था। इनमें Tu-160, Tu-95 और Tu-22 M3 शामिल थे। जी हां, रशिया में सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को किम जोंग उन्होंने व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के उत्तर में स्थित अर्टोम शहर में अपनी बख्तरबंद ट्रेन में सवार होकर रूसी सुदूर पूर्व की अपनी यात्रा समाप्त की और घर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां चांद पर तिरपाल डाल देगा भारत तब मनाते रहना ईद। जी हां, तालिबानी जनरल ने पाकिस्तान को ये कहकर धो डाला। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान एक ही वक्त में आजाद हुए थे। हालांकि आजादी के 77 सालों के बाद दोनों देशों के विकास में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ भारत जहां चांद पर पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी ओर आज पाकिस्तान आर्थिक तंगी झेल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की तरफ से किए जा रहे आतंकी हमलों से परेशान है। इस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते सही नहीं है। इसी बीच हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर था, उस पर वायरल हो रहा है, जिसमें तालिबान के प्रचारक जनरल मोबीन ने पाकिस्तानी विश्लेषकों पर तंज कसा है। इस वीडियो के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबानी जनरल मोबीन ने पाकिस्तानी विश्लेषकों पर तंज कसते हुए कहा कि भारत मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। इसके अलावा भारत चांद पर भी पहुंच गया है। वहीं जब रमजान आने पर अगर भारत चांद पर तिरपाल खींच देगा तो आप पाकिस्तानी ईद कैसे मनाएंगे। इसके अलावा तालिबानी जनरल मोबिन ने पाकिस्तानी विश्लेषकों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना जब 1000 से लेकर 2000 TTP आतंकियों से लड़ नहीं पाती है, तो वे गुरिल्ला तकनीक में माहिर अफगानिस्तान सेना से कैसे लड़ेंगे। इन दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य नहीं है। दोनों देशों के बीच जंग के हालात हैं। हाल ही में दोनों सेना के जवानों के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तुरखम बॉर्डर पर जोरदार गोलीबारी की घटना हुई है। इस घटना के बाद तुरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ समय के बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में आकर तुरखम बॉर्डर को दोबारा से खोल दिया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां प्यार के लिए सरहद पार करने वाली अंजू पाकिस्तान से लौटेगी भारत। बच्चों से मिलने के लिए अगले महीने आएगी भारत। आपको बता दें, राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंची अंजू अब भारत लौटेगी। प्यार के लिए सरहद पार करने वाली अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत आएगी। उसके पाकिस्तानी पति ने रविवार को बताया कि अंजू अगले महीने भारत लौट सकती है। वो परेशान है और अपने 2 बच्चों को बुरी तरह से याद कर रही है। इससे पहले 25 जुलाई को इस्लाम कबूल के बाद अंजू ने अपने 29 वर्षीय दोस्त नसरुल्लाह से शादी की थी। उसका घर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में है। वे 2019 में फेसबुक पर दोस्त बने थे। अंजू का नाम अब फातिमा हो चुका है। अंजू के पति नसरुल्लाह ने बताया कि फातिमा अगले महीने भारत लौट रही है। वो मानसिक रूप से परेशान है और अपने बच्चों को बुरी तरह याद कर रही है। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि अंजू की पहली शादी राजस्थान के रहने वाले अरविंद से हुई थी। उनकी एक 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद हुए गिरफ्तार। रावलपिंडी स्थित आवास से सादे कपड़ों में आए लोगों ने उठाया। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद को रावलपिंडी में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई सादे कपड़ों में आए लोगों ने की। पूर्व आंतरिक मंत्री के साथ उनके 2 भतीजों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व संघीय मंत्री और आवामी मुस्लिम लीग के नेता शेख रशीद अहमद को 11 सितंबर को राष्ट्रीय अपराध एजेंसी यानी NCA के 190 मिलियन पाउंड के घोटाले और अल कादिर ट्रस्ट मामले में पेश होने को कहा गया था। उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था के सामने पेश होना था। इससे पहले भी वे 24 मई को NAB की सुनवाई से नदारत रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां चीन के हथियार पाकिस्तानी आर्मी से मदद। जी हां, भारत के खिलाफ इस तरह हो रही आतंकी साजिश दरअसल पाकिस्तानी सेना मेड इन चाइना हथियारों के जरिए सीमा पर बड़ी आतंकी साजिश रच रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी POK के लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा कर रही है। इन आतंकियों की मदद पाकिस्तानी सेना कर रही है। यही नहीं, पाक सेना
सेना लॉन्च पैड के नजदीक कंक्रीट बंकर बनाकर आतंकियों को इन बंकरों में छुपा रही है, जिससे भारतीय सेना की नजर इन पर ना पड़े और ये आतंकी छिपकर कई दिनों तक इन बंकरों में रह सके। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पीओके में छुपे आतंकियों के अलग अलग ग्रुप की जानकारी जुटाई है, जो घुसपैठ के लिए सही मौके की तलाश में। ऐसा ही एक आतंकियों का ग्रुप पाकिस्तान की सेना की मदद से उरी सेक्टर से शनिवार घुसपैठ करने की फिराक में थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां S-400 मिसाइल युद्ध पोत पनडुब्बी भुआ बर्बाद, रशिया से क्रीमिया भी छीन लेगा क्या यूक्रेन, जवाबी हमलों से टेंशन में आ गए पुतिन। जी हां, यूक्रेन ने इस हफ्ते क्रीमिया प्रायद्वीप पर विध्वंसक हमले कर रशिया की टेंशन बढ़ा दी है। इन हमलों में रूसी युद्ध पोतों, पनडुब्बी और मिसाइलों को निशाना बनाया गया है। अनुमान है कि यूक्रेन के आक्रमण से रूस को अरबों रूबल का नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन क्रीमिया पर दोबारा कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, जिस पर रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था। क्रीमिया रशिया का सैन्य किला है, ऐसे में यूक्रेन के लिए इसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है। यूक्रेन क्रीमिया पर इसलिए हमले कर रहा है ताकि रशिया को दूसरे मोर्चे पर उलझाया जा सके और पूर्वी यूक्रेन में जवाबी हमलों को और प्रभावी बनाया जाए। रूस ने भी क्रीमिया पर हमले के जवाब में यूक्रेनी राजधानी कीव को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक समय था जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब रशिया लगातार यूक्रेन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का समय अब बढ़ता जा रहा है, साल भर से ऊपर हो चुका है, वैसे वैसे अब यूक्रेन रशिया पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या इस मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन को भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां चीन के खिलाफ इस देश में बड़ा विद्रोह, पुलिस पर पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला। जी हां, चीन के खिलाफ इंडोनेशिया में विद्रोह जैसे हालात बन गए हैं। इंडोनेशिया के एक छोटे से द्वीप में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इंडोनेशियाई सरकार को दंगा निरोधक पुलिस तैनात करनी पड़ी है। आरोप है कि चीन की इस परियोजना से द्वीप पर रहने वाले हजारों लोग विस्थापित हो जाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब किसी देश में चीन के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इससे पहले भी फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान समेत कई देशों में लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां जस्टिन ट्रूडो ने निभाया जेलेंस्की को दिया हुआ वादा। कनाडा ने यूक्रेन को दे दी 33 मिलियन कनाडाई डॉलर की मदद। आपको बता दें, कनाडा ने रविवार यानी 17 सितंबर को यूक्रेन को 33 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी आज के करीब 1.5-2 अरब रुपए की सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की है, जो यूक्रेन के लिए रशिया के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित होगी। इस बात की जानकारी कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने रविवार को की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्लेयर ने रविवार को अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि ये योगदान कीव के लिए 500 मिलियन कनाडाई डॉलर की सैन्य सहायता का हिस्सा था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून में की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो खत्म कर दूंगा H-1B वीजा प्रोग्राम। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी का सबसे बड़ा वादा। जी हाँ, अमेरिका में भारतीय मूल के रिपब्लिकन से राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के दावेदार विवेक रामास्वामी ने H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का वादा किया है। रामास्वामी ने इसे अनुबंधित दासता की स्थिति बताया है। साथ ही कहा है कि अगर साल 2024 में वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो फिर लॉटरी आधारित सिस्टम को खत्म कर देंगे। साथ ही इसकी जगह पर योग्यता के आधार पर अमेरिका में प्रवेश का सिस्टम लेकर आएंगे। H-1B वीजा भारतीय IT प्रोफेशनल्स के बीच काफी लोकप्रिय है। ये ऐसा नॉन इमिग्रेट वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को ऐसे पदों पर नियुक्ति का अधिकार देता है जिनमें तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों पेशेवरों की भर्ती करने के लिए इसी वीजा कार्यक्रम पर निर्भर है। रामास्वामी ने खुद H-1B वीजा कार्यक्रम का 29 बार प्रयोग किया है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ना ही डोनाल्ड ट्रंप ना ही जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ही बनने चाहिए, तो ऑल द बेस्ट रामास्वामी जी। कमेंट में जरूर कहिएगा। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भगत सिंह की फांसी के 92 साल बाद पाकिस्तान में फिर मच गई हलचल। क्यों हाई कोर्ट से केस खोलने की हो रही है अब मांग? बता दे, पाकिस्तान की एक अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 1931 में सजा मिलने के मामले को दोबारा खोले जाने संबंधित याचिका पर शनिवार को आपत्ति जताई। याचिका में भगत सिंह को मरणोपरांत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की भी अपील की गई। सिंह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाने के बाद 23 मार्च 1931 को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। सिंह को शुरू में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में एक अन्य मनगढ़ंत मामले में मौत की सजा सुनाई गई। लाहौर हाईकोर्ट ने शनिवार को लगभग एक दशक पहले दायर मामले को फिर से खोलने और उस याचिका पर सुनवाई
सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के गठन पर आपत्ति जताई। इसमें समीक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए भगत सिंह की सजा को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं जहां पर हमसे ना हो पाएगा। जी हां, पाकिस्तानी सरकार ने खड़े कर दिए हैं अपने हाथ, बनाया PIA को बेचने का रोड मैप। दरअसल बड़ी खबर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA वर्षों से सरकार के लिए एक बड़ी वित्तीय देनदारी बन चुकी है। इसका वित्तीय संकट हर साल गहराता जा रहा है और इसे चालू रखने के लिए अरबों पाकिस्तानी रुपए का बेल आउट पैकेज देना पड़ता है। हालांकि अब सरकार ने एयरलाइंस के निजीकरण की योजना बनाई है। जी हां, PIA के सामने वित्तीय संकट के ताजे मामले में वो ईंधन सप्लाई के लिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल को भुगतान करने में नाकाम रही है, जिससे उड़ान में देरी हुई, फ्लाइंग प्रोग्राम में रुकावटें आई और उड़ानें रद्द हो गई। इससे यात्रियों को गंभीर परेशानी हुई है। PIA के सूत्रों के मुताबिक उपलब्ध विमान की कमी के कारण कम से कम 5 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इन उड़ानों में देश के प्रमुख शहरों में से आने जाने वाली घरेलू उड़ानें भी शामिल थी। अब ऐसे में दोस्तों PIA को पूरे तरीके से बेचने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। इस पर देखना ये होगा कि अगर PIA बिक जाती है दोस्तों तो इससे क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने KCR की पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम। तेलंगाना में दिया 6 गारंटियों का भरोसा। बता दें, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 17 सितंबर रविवार को कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक रैली की गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने KCR की पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वे कहते रहते हैं कि उन्होंने देश को आजादी दिलाई है। हमने कड़ी मेहनत की और कांग्रेस ने तेलंगाना को आजाद कराने में मदद किया। कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि मैंने किया और इसे दुनिया भर में प्रचारित करते हैं। एक तरफ मोदी, वहीं दूसरी तरफ KCR, ये दोनों अंदर मिले हुए हैं और बाहर से दिखने में अलग हैं। KCR की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इस वजह से बीजेपी KCR की पार्टी को मदद कर रही है। ऐसा दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें जहां पर 24 घंटे में नप गए आधा दर्जन जिलों के ये IAS। CM योगी की नाराजगी का बड़ा असर। जी हां, उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिला अधिकारियों यानी IAS का रविवार को तबादला कर दिया गया। फतेहपुर, रायबरेली, कासगंज, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों के DM बदल दिए गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर भारी नाराजगी जताई थी। इसको लेकर इन जिलों के DM के तबादले किए गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी